लॉग की सेशन में आप सब लोगों का स्वागत है। दोस्तों, जीटी लॉग के आज के पॉडकास्ट में दो यूनिक प्रपोजिशंस हैं। एक तो मेरे साथ मेरे को होस्ट हैं ध्रुव जैन और बहुत ही स्पेशल गेस्ट शशांक जैन। सबसे पहले अपनी लाइफ जर्नी के बारे में बताइए। Maybe you can start from your birthplace, your siblings, family, your education, and then professional journey. Okay. So I belong to Meerut, and I did all my schooling education from there up to 12th. After that, I went to IIT Kharagpur, did my graduation from there, and then basically I got settled in Noida. Now we are running few manufacturing plants here in the domain of power quality and EV charging. फिनिश तो आपका बैकग्राउंड मतलब अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा बताइए। आपके पेरेंट्स मेरे पेरेंट्स जो हैं वो दोनों गवर्नमेंट सर्विस बैकग्राउंड से हैं। मेरे फादर बेसिकली ही रिटायर्ड फ्रॉम पंजाब नेशनल बैंक, एंड माय मदर वाज अ प्रोफेसर of zoology, so she retired from RG India College, Meerut. So about them, and my younger sister, she's an architect. Sure. और अब now my wife works with me in my company, and I have two daughters. Nice. तो जब आप आईटी पे पहुंचे, we also got to know from our research team कि जब आप आईटी से प्लेसमेंट के टाइम से आपने प्लेसमेंट ना लेकर के सीधे आपने ये कंपनी स्टार्ट की, which is very rare. मैं अगर बात करूँ 2005-06 के टाइम में, उस समय इतनी एंटरप्रेन्योरशिप की जो परिभाषा थी वो इतनी कॉमन नहीं थी। उस समय आपने ये सब चीज़ें शुरू की, वो अपने आप में एक बहुत ही करेजियस स्टेप भी है। तो उस समय के बारे में बताइए कि कैसे डिसीजन लिया, क्या आपको इंट्रिग किया। तो बेसिकली हाँ, ये वो तो है कि उस टाइम पे एंटरप्रेन्योरशिप वाज नॉट समथिंग व्हिच वाज अ बज़वर्ड। एंटरप्रेन्योरशिप सेल जस्ट खुला ही था आईआईटी खड़गपुर में भी। और ऑल्दो मेरा माइंडसेट स्टार्टिंग से ही था, नॉट जस्ट फाइनल ईयर, फर्स्ट सेकेंड ईयर से ही मेरे माइंड में था कि कुछ अपना करना है। क्या करना है ये मुझे नहीं पता था। वो तो मैं, तो वो कैसे आए आपके पेरेंट्स? तो हाँ, तो वो सर्च कर रहा था मैं खड़गपुर में। जब जितने टाइम में था मैं कंटिन्यूसली सोचता रहता था ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, नेट पे सर्च कर रहे थे, चीज़ें ढूंढते रहते थे कि क्या चीज़ हम कर सकते हैं और कैसे उसको हम बिल्ड करेंगे, क्या करेंगे। एंड आई वुड से दैट इट्स समवेयर डेस्टिनी आल्सो प्लेड इट्स रोल, वेयर आई केम अक्रॉस डॉक्टर पोद्दार, जो अभी भी मेरे मेंटर हैं, जो थ्रू आउट मेरे मेंटर रहे हैं। प्रोफेसर थे प्रोफेसर, हाँ, वो उन्होंने जस्ट जब मैं सेकेंड ईयर में था उन्होंने तभी खड़गपुर ज्वाइन किया था। सो ही वाज नॉट अ प्रोफेसर इन खड़गपुर बिफोर दैट। हाँ, नहीं, वो सीडैक में थे। ही डिड हिज पीएचडी फ्रॉम आईआईसी बैंगलोर, और वो सब करके फिर उसके बाद ही आफ्टर वर्किंग फॉर 8-9 years इन द इंडस्ट्री, फिर देन ही joined here. So it was just my luck or destiny, I would say, that he also came into Kharagpur and I was also there in Kharagpur at the same time, and then I got under him. I took up a project under him. I got to meet him, and then I took a project under him, and he introduced me to power electronics. So it was not that I knew anything about power electronics, or I was too good at it, or anything like that. It was just by chance that all these things just started happening, and it took me in that direction, and it started flowing, right? So he was my mentor. We made a project. I completed that project in just 4-5 months instead of 1.5 years, and I saw that yes, this project has a potential, industrial potential. So that's what then I said, maybe this is the idea which I was looking for, and this is something which I want to do. So I took up that idea and took his consent, because obviously I was
novice at that time with respect to power electronics or anything, uh, any kind of industrial product for that matter. So he had been in the industry, he was a highly technical person, so he said, yes, I will support you wholeheartedly, go ahead with it. So that's where it started. Mhm. Had he said no, I think I would not have got into it. So he is one of the major factors why we are what we are हम्म, today. वेरी नाइस। आई थिंक मुझे याद है 2005-6 में व्हेन वी वर आल्सो इन द कॉलेज, Mhm. तो मैक्सिमम जो प्लेसमेंट्स होते थे वो सॉफ्टवेयर साइट में होते थे, बिकॉज मे जी बी आई थिंक द पे पैरिटी वाज आल्सो देयर कि काफ़ी लोग उसी तरीके की इंडस्ट्री में जाना पसंद भी करते थे। बट हार्डवेयर इंडस्ट्री, दैट टू पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, उस समय या उतना बिजनेस अपॉर्चुनिटीज थी मार्केट में। एंड फॉर अपने लिसनर्स को बता दूं कि श्वेतांक हैज आल्सो फाउंडेड E2 Power from IT खड़गपुर खड़गपुर, एंड देन अब बी इलेक्ट्रिक बी मोबिलिटी. इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को भी इन्होंने फाउंड किया है। प्लीज। So yes, I think that is very true. Hardware was a strict no for everybody. मतलब यहाँ तक कि because obviously when I was starting, I thought कि यार let's make a team, let's have few people together, एक दो co-founders होने चाहिए, साथ में हम मिलके काम करेंगे and we'll build things up. So I approached quite a few people who were working in this field, had some knowledge about it, etc. etc. But everybody was very about कि यार हार्डवेयर नहीं हो पाएगा, सॉफ्टवेयर कर सकते हैं. तो सॉफ्टवेयर में कुछ करना है तो हाँ, वी आर इन, बट हार्डवेयर we don't want to get into hardware. So nobody was in, and that's why I never got anybody to make a team. So I decided ki fine, if nobody else wants to, but I wanted to do it, so I started alone. I went into it and I said ki anyways I have support from Dr. Pradhan, and rest of the things I can manage. So that's how it started. And as far as entrepreneurship cell is concerned, yeah, so that was also just as I said, it was just starting up. So I was one of the first companies to get incubated in Kharagpur, and they really supported a lot because I had no funds. I was actually at zero. Uh, Obviously, I could not get any support on doing these kind of big projects from my parents, right, at that time. And so they gave me the first fund, startup fund, to make a project out of, or make a product out of it. And that's what I did for almost 2 years in Kharagpur after passing out. We got the initial orders from Dainik Jagran, which was again a very big, uh, I would say, endorsement of my thought process, right? Ki I'm in the right direction. Somebody wants it, right? Making that first order, taking that first order, and this first entry is the most difficult thing anywhere. And so that there, I would say, Mr. Sandeep was there, who is the director of Dainik Jagran, and he took that risk with us and gave us that first 13 lakhs order. So that was the starting point. तो जब आपने स्टार्ट किया, और जैसे आई थिंक अनुराग ने बोला कि उस टाइम हार्डवेयर, एंड यू आल्सो मेंशन हार्डवेयर वाज अ स्ट्रिक्ट नो, एवरीबॉडी इज लुकिंग एट सॉफ्टवेयर, हाई पेइंग जॉब्स. तो आपके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था जब उन्हें पता चला कि आप जॉब नहीं ले रहे हैं, यू वांट टू स्टार्ट समथिंग इन दिस वेरी टिपिकल डोमेन? Right. So obviously, they wanted me to take up a job here, do it parallel, do it in parallel. Don't leave everything. Obviously, they have invested so much throughout in the education, everything, and then when it's time to at least start earning something, I say, no, I don't want to earn anything. I want to spend more. So how did you convince them? Because so- this is a question that a lot of us face. Yes. Dilemma, especially जो बच्चे कॉलेज में ग्रेजुएट कर रहे हैं. हाँ. अब अपने फैमिली सर्कल में पेरेंट्स उनको को convince- कन्विंस करना, ये सबसे पहला रोड ब्लॉक है. आई वुड नॉट से सबसे बड़ा है, बट पहला रोड ब्लॉक बिल्कुल बिल्कुल. I think I agree. मेरे केस में मैंने 8 महीने पेरेंट्स को बता नहीं पाया था मैं, बिकॉज दे वर नॉट एग्रीइंग. मतलब मुझे ये चीज़ तो बिल्कुल क्लियर थी कि वो बिल्कुल एग्री नहीं करेंगे.
और इसलिए 8 महीने के बाद जब कुछ मतलब धंधा बना लिया तो फिर जो है वो शुरू हुआ, चलो ठीक है बता सकते हैं दिस इज व्हाट वी हैव स्टार्टेड। मतलब वो बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन है। आपके I केस think, में कैसे टैकल किया आपने उसको? I think my parents were supportive throughout. They were very practical. तो बाकी चीज़ें तो ठीक थी, बट उनको बस यही था कि यार एटलीस्ट हैव सम कुशन समवेयर। हाउ डू यू इंश्योर कि अगर ये नहीं हुआ तो क्या करोगे, मतलब व्हाट इज योर प्लान फॉर द फ्यूचर, बी श्योर ऑफ दैट, राइट? एंड ऑब्वियसली हार्डवेयर वाज नॉट अ इजी जॉब। आई डिड नॉट हैव अ प्रोडक्ट इन प्लेस, आई डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट द प्रोडक्ट कैसे। हाँ, लैब में बनाया था, एक प्रोटोटाइप बनाया था, बट लैब का प्रोटोटाइप और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में लाइक और इट्स जमीन आसमान का अंतर है, मतलब कोई मैच ही नहीं कहीं पर। तो it took me some time to convince them. I agreed to what they said. So I took up a job. मैंने placement लिया, ऐसा नहीं मैंने placement नहीं लिया. I took up a job. I took up a job which was in Noida. फिर और उस जॉब के साथ साथ जो मेरे को टाइम मिलता था उसके बाद मैं ये चीज़ को परस्यू करता रहता था। तो हम लोगों ने कुछ ऑर्डर्स, दैनिक जागरण में ऑर्डर मेरे को 1 साल बाद मिला था, बट ये उससे भी पहले की बात है। तो उस टाइम पे भी हमने एक आध जगह पे प्रोटोटाइप्स कुछ कुछ बना के लगाने की कोशिश करी थी, जो हमें फंड्स मिले थे आईआईटी से। तो वो चीज़ मैंने इनिशियल आई वुड से 6 to 8 months 9 months तक मैंने किया। एंड देन वन मोर थिंग विच माई पेरेंट्स वॉन्टेड वॉज कि यू कंप्लीट योर एजुकेशन, you should have a master's degree also. Only bachelor's is not enough. So they were very insistent about that. So I said ki fine, I will take that also. So I applied for MBA and I got into XLRI in that very year. So I joined at XLRI and then I dropped out of XLRI within 2 months. So क्योंकि I had got that order and things were moving there. We were facing some challenges in the first order. And my priority was very clear to me that I have to make that functional. MBA is not my priority. So it was just so then I left here and then stabilized everything, got the product running, got my results, got that confidence. Yes, we can make a product, we can install in the industry, we can make an order, we can execute an order. Order execution actually became the priority. और मुझे लगता है कि शायद उस एग्जीक्यूशन से यू हैव गॉटन लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, मे बी शायद वो एक्सेलराई में वो एक्सपीरियंस थ्रू द बुक्स नहीं मिलता। MBA is more about books, right? मतलब you can learn all the jargons, but in the end चीज़ें तो आप करके ही सीखते हो, है ना? तो वो तो जब आप फील्ड में जाते हो और जब आप कस्टमर को फेस करते हो और जब उनसे वो प्रेशर हैंडलिंग होती है, वो वहीं पे आती है। एक और पर्सपेक्टिव मुझे इससे कोरिलेट करते हुए मैं चाहता हूँ डिस्कशन करें। जैसे वी बोथ वर इन कॉलेज और 2006 में सेम प्लेसमेंट हम लोग का सीमेंस में हुआ। तो मैं रुड़की में था और तो थापर में थे। सीमेंस में प्लेसमेंट से एक और अंडरस्टैंडिंग थी, जैसे मुझे करना हमेशा ही बिजनेस था, बट हमें ये लगता था कि बिजनेस कैसे होता है, देयर आर लॉट ऑफ मे बी प्रोसेसेस, आपको कुछ नहीं पता बिकॉज फैमिली बैकग्राउंड नहीं है, तो आपको सारी चीज़ें जीरो से पता होनी चाहिए। जीरो से शुरू करके फिर सीखने में हमेशा ही ज़्यादा समय लगता है। यू गेट टू नो मे बी बाय वर्किंग विद सम अदर फर्म, ये भी एक तरीका है। देन जैसे सीमेंस में काम किया, सीमेंस में काम करने से ये जैसे मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि सीमेंस इतनी बड़ी फर्म है कि उसमें एंटरप्रेन्योरशिप जैसी चीज़ें शायद बहुत मुश्किल से सीखने को मिलती हैं, बिकॉज द प्रोसेसेस आर सो मच स्ट्रिक्टेड, defined हैं, everything is so well defined already. Then I actually switched to a smaller firm and then we started this organization together in 2009. तो बस एक चीज़ है कि किसी दूसरे के फर्म में काम करने से थोड़ा सा जो नो हाउ है, बिजनेस रन कैसे होता है, क्या प्रोसेस है, वो एक अलग एडवांटेज है जो कि शायद I think that is something which could have been done. I think that is a good thing to do, that you work for 1 or 2 years in a related industry and gain that experience of how a company is running with respect to all these things. Otherwise it takes more time. You will be able to do it still, but it takes more time, right?
So it took me time. It took me almost 5-6 years Hmm. to build things up and bring it to that basic level. जो हो सकता है मैं 1-2 साल वहाँ पे बचा ले. Hmm. Hmm. अगर मैं कहीं पे 1 साल 2 साल कहीं काम करके फिर करता तो वो सब चीज़ें मेरे को ऑलरेडी पता होती, वहाँ से मैं जस्ट कॉपी पेस्ट कर सकता था वो सब प्रोसेसेस को. Hmm. Fair Right. enough. So coming to the name of the company, तो कंपनी का नाम जैसे आपने बताया P2 Power है. So I also wanted to understand इसमें P2 क्या है? What is P? So- and what is 2? Any particular meaning around P2? Yeah, so basically it was supposed to be pure and perfect. We were into power quality domain and we were basically purifying power, right? The entire concept of the company was to enhance the quality of power. And when you look at a sine wave, हम मानते हैं कि साइन वेव होगा, लेकिन जब हम एक्चुअली देखते हैं तो वो साइन वेव नहीं होता, वो डिस्टॉर्टेड होता है हमारे इक्विपमेंट्स की वजह से. तो हम उसको प्योर करते हैं, प्योर साइन वेव में कन्वर्ट करते हैं. So P2P is pure and perfect. So हाँ, basically so two Ps. P2 power is basically P. It was started with P square. Okay. Then P square तो पॉसिबल नहीं था, तो वो P2 कन्वर्ट हो गया. और P2 उस टाइम पे Pentium 2 चलता था. Intel. Pentium 2 आया था जस्ट उस साल में. तो Pentium 2 की वजह से उन्होंने P2 हमको नहीं दिया, उसके आगे पावर ऐड कर दिया, तो P2 पावर बन गया पूरा नाम. तो अभी लगभग कितना साल हो गया इस कंपनी को? Almost 17 years. 17 years. But operationally, from the date of incorporation, but proper operations though I started from 2010 onwards. 14 years roughly. हाँ. And how large is the team size? So we are around 200 plus people here. That's a fairly large setup. हाँ, मतलब decent size, not very large. Yeah, decent. तो P2 पावर और B इलेक्ट्रिक के बारे में थोड़ा बताइए, क्या क्या ऑपरेशंस देखती है, मतलब व्हाट इज द गैप दैट these two entities are trying to fill in the industry. Right. So when I started off, that time also, my main motivation towards all these things was that when you look at any lab, आपने भी देखा होगा अपने labs के अंदर इतने सारे products बन रहे हैं. मतलब हर एक का एक प्रोजेक्ट अपने आप में एक प्रोडक्ट है, बट वो प्रोजेक्ट कभी प्रोडक्ट फॉर्म में पहुंचता नहीं है बाहर इंडस्ट्री तक, और इंडस्ट्री इंपोर्ट ही करती है उसको. सो इफ यू लुक एट द एंटायर हार्डवेयर इंडस्ट्री, एवरीथिंग गेट्स इंपोर्टेड फ्रॉम आउटसाइड. मेजॉरिटी तो कुछ ही कंट्रीज हैं जो सारा सप्लाई कर रही हैं, और उसके अलावा भी मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस नहीं है. टेक्नोलॉजी जो वो एक इंस्टीट्यूशन और इंडस्ट्री का जो कोलैबोरेशन है वो मिसिंग है, जिसके ऊपर बहुत फोकस अब आ रहा है धीरे धीरे कि नहीं यहाँ होना चाहिए, आप उसके लिए सेंटर्स खोल रहे हैं, वो कर रहे हैं, बट दैट वो उस टाइम पे तो बिल्कुल भी नहीं था. सो वी wanted to fill that gap somewhere. We wanted to take the technology which we had developed in the lab to industry and actually give them a product which is developed, designed, developed, manufactured in India. So P2 Power was basically focusing on power quality as a domain. जैसे मैंने बताया, साइन वेव को परफेक्ट करना, हार्मोनिक्स, अभी CA की गाइडलाइंस हैं जिसमें इट इज़ मैंडेटरी टू मेंटेन पावर फैक्टर एंड हार्मोनिक्स within IEEE standards. So वो सब चीज़ें अभी भी हमारे अलावा इंडिया में, जैसे we were the first company in India to have developed that technology in house. Otherwise उस टाइम पे वो प्रोडक्ट इंपोर्ट हो रहा था थ्रू बिग मैन्युफैक्चरर्स लाइक ABB, Schneider, ये सब US से आ रहा था, या फिर स्विट्जरलैंड से आ रहा था, बेल्जियम से आ रहा था, तो अलग अलग जगह से आ रहा था वो प्रोडक्ट. बट जब हमने इसको डेवलप किया तो फिर धीरे धीरे लोगों ने इसको एक्सेप्ट करना शुरू किया कि हाँ, वी हैव अ टेक्नोलॉजी विच इज मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया. Same thing now we are doing with B electric mobility. So B electric mobility we started 2 years back, focusing on EV charging, electric vehicle charging space. So we have developed the entire range, starting from the smallest charger to the largest fast chargers used for all types of vehicles, whether it's two-wheeler or buses or trucks. So our idea is to design and develop everything which goes into a charger. We are not assemblers of a charger, but we are actually the
original design people who have developed everything in house, from controllers to modules, everything which goes into a charger has been done by us. So that's the idea. For every innovation or product we take up, our idea is how we can first of all, it should match with our sustainability and clean tech domain, and the other thing is that everything should be in house. How we can do it in house. So, I mean, that's a very noble idea and noble, business to be. जैसे आपने बोला, you try to build everything in India, design everything in India, and recently I think there's a lot of emphasis on, building in India. Yes. People are talking about 70% localization as a regulation, but 100% localization is is something which is very wonderful to have. But a lot of companies which are into manufacturing, they struggle when it comes to localization, let us say on a 100% level. डिज़ाइन भी पूरा हो, मैन्युफैक्चर पूरा यहाँ हो, जिसके लिए मैं समझता हूँ जो चैलेंज है, इट इज़ नॉट नो हाउ, इट इज़ बेसिकली समथिंग एल्स. तो उस पर मैं चाहूँगा यू नो share some knowledge or some insights on how difficult it is as a entrepreneur, as a business owner, to localize everything here in India. What is the challenge that you face? See, the biggest challenge, if I talk about my specific industry, when I talk about electrical or electronics, is supply chain. Supply chain, the right raw material availability is not there, right? So वो रॉ मटेरियल को ढूंढना, उसको सोर्स करना, उसको इंपोर्ट करना, और फिर उससे उस प्रोडक्ट को बनाना. तो मैंने डिज़ाइन कर लिया, मैंने डेवलप भी सब कुछ किया, मैंने मैन्युफैक्चर करने के लिए भी पूरा सेटअप डाल दिया, लेकिन अगर मेरे पास उसकी वो छोटी छोटी चीज़ें जो बाहर के देशों में आपको ऐसे ही मिल जाती हैं, वो हमें यहाँ नहीं मिल पाती. तो दैट बैकवर्ड इंटीग्रेशन ऑफ द एंटायर सप्लाई चेन हैज़ टू हैपन. एंड इट हैज़ टू स्टार्ट समवेयर, राइट? तो जैसे अगर हम नहीं करेंगे तो पीछे की चेन कैसे बिल्ड होगी, क्योंकि उससे कोई खरीदने वाला तो चाहिए ना पहले आप. करेक्ट. तो पहला स्टेप तो हम ही है. तो हम जब पहला फाइनल प्रोडक्ट बनाना शुरू करेंगे, पहले हो सकता है कुछ चीज़ें इंपोर्ट करें, फिर धीरे धीरे उन वेंडर्स को जो यहाँ पर हैं उनको हम डेवलप करेंगे कि ये प्रोडक्ट हमारे पास है, आप बना के दो. उसको धीरे धीरे वो इस टेक्नोलॉजी और इस एफिशिएंसी या फिर इस स्पेसिफिकेशन लेवल तक वो लेके आएंगे, और फिर धीरे धीरे उनकी इंडस्ट्री भी बिल्ड होती चली जाएगी. करेक्ट. सो दैट्स हाउ इट हैपेंस. मतलब सो मैन्युफैक्चरिंग विल हैपन, बट people have to get into it, right? They have to take the first step. They have to take those first initial pains of developing and establishing that supply chain. Basically आप जो बोल रहे हैं, सप्लाई जो है डिमांड ड्रिवन है. So if you generate the demand, the supply will be in place. Exactly. अभी अगर आप टेस्ला को यहाँ लेके आओगे इंडिया में, तो टेस्ला अपना सारा सप्लाई चेन बिल्ड करेगा यहाँ पे. उसके पास ऑप्शन नहीं है. मतलब वो टुकड़ों में चीज़ें लेके आएगा तो उसकी कॉस्ट हमेशा ज़्यादा रहेगी. करेक्ट. राइट. और जब वो यहाँ पर आके लोगों सारी कंपनीज को बोलेगा कि ये बनाओ, मुझे चाहिए ये, तो वो बनाएंगे, बिकॉज उन्हें पता है कि एक हमारे पास फिक्स्ड ऑर्डर है जो हमें मिलेगा, एक रेवेन्यू स्ट्रीम डिफाइंड है, तो दे विल इन्वेस्ट इनटू इट. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है, पॉइंट है जो आपने मेंशन किया है कि ट्रेडिशनली वी हैव ऑलवेज बीन अ सर्विस ओरिएंटेड इकोनॉमी. वी हैव एक्सपोर्टेड सर्विसेज. Manufacturing has never been our forte, and which is why it has probably been a sort of neglected area, which is why these supply chains are missing today. Yes. And which is what I think probably we have realized as a nation, that at least some part of manufacturing for some sort of goods needs to happen inside the country, so that you also build your economy. Second pillar of economy is also manufacturing. आप देखेंगे 30 years ago agriculture was the main pillar of economy. Exactly. So India itself is a agriculture economy. यहाँ के लोग एग्रीकल्चर के लोग हैं. यहाँ पे लोग एक्चुअली जानते हैं मेहनत करना. तो ऐसा नहीं है कि लोगों के अंदर वो नहीं है जो बना नहीं सकते, कर नहीं सकते, सब चीज़ कर सकते हैं. लेकिन आपको सर्विस इकोनॉमी तो अभी है, बाद में नहीं है. देखो सर्विसेज तो चली जाती है. जब ज़रूरत थी तो उन्होंने यूज़ किया, अब ज़रूरत नहीं है, अब आगे AI आ रहा है, हो सकता है सर्विस चाहिए ही नहीं, सॉफ्टवेयर ही कर देगा सारा काम. सर्विस इकोनॉमी इज नॉट समथिंग ऑन विच वी कैन बिल्ड द नेशन. इट कुड बी अ boon for some time because we have the manpower, low cost resources,
all those things, but it's not the future. Future has to be manufacturing, where we build what we need here itself. We have the resources. As a nation, we are blessed with a lot of resources of all types. In fact, countries have always taken resources from India and they have built products out of it and then sold those products back to India Correct. at a much higher price, right? तो इवेंचुअली लॉस तो इंडिया का ही हो रहा है. अगर हम उसी चीज को यहीं पे रोटेट कर लेंगे और फिर उसको एक्सपोर्ट करेंगे और अंदर भी यूज करेंगे तो कॉस्ट भी कम होगी और हमारी इकोनॉमी भी ग्रो करेगी. इसमें एक और पर्सपेक्टिव, जैसे कि हम लोग अमेरिका का देखते हैं वर्सेस चाइना देखते हैं वर्सेस अगर अपना पर्सपेक्टिव देखें, जैसे अमेरिका की इकोनॉमी प्राइमरली देखा है तो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग ड्रिवन है वर्सेस चाइना की इकोनॉमी प्राइमरली द मैन्युफैक्चरिंग ड्रिवन है. करेक्ट. हमारे केस में हम वो प्रोसेस शुरू कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ड्रिवन. तो मतलब व्हाट इज द लर्निंग फॉर अस, मतलब हमारा फोकस दोनों तरफ होना चाहिए एज सच या मैन्युफैक्चरिंग ही फोकस? आई थिंक मैन्युफैक्चरिंग ही होना चाहिए बिकॉज अब आप खुद देखो यूएस वाज प्योरली अ R&D focused economy. They invested a lot and they incentivized people to come there, do research and build products, right? वो आप देखोगे एक टाइम पे हम बोलते थे ब्रेन ड्रेन हो रहा है इंडिया से 90s के टाइम पे, तो 90s के 2000 में भी हो रहा है. तो everybody was going to US because they were giving so much opportunities for people to come from here, do research, build products for them. So R&D is a very core thing to any nation. बट R&D के साथ मैन्युफैक्चरिंग करना भी उतना ही ज़रूरी है. क्योंकि क्या हुआ, आपने यूरोप और यूएस दोनों के साथ हुआ ये, उन्होंने सारी चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करते करते सब कुछ चाइना पे दे दिया. जब वो चाइना को के पास गए और चाइना ने उसे अपॉर्चुनिटी दी कि हाँ यार आओ मैं करूँगा आपके लिए, सो चाइना स्टार्टेड लर्निंग एवरीथिंग फ्रॉम देम. ऑल टेक्नोलॉजीज वर बीइंग टॉट टू चाइना बाय दीज गाइज इन द नेम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग. And over a period of time your entire manpower, क्योंकि आप सबसे बड़ी चीज़ मैन्युफैक्चरिंग में क्या है, स्किल्ड मैनपावर. आपके पास अगर बंदा नहीं है जो स्किल्ड हो एक पर्टिकुलर चीज़ में तो आप वो प्रोडक्ट बना ही नहीं सकते. उसको ट्रेन करने में आपको इतना टाइम लग जाएगा कि आप इफेक्टिवनेस नहीं ला पाएंगे, एफिशिएंसी नहीं ला पाएंगे, आपका आउटपुट नहीं निकलेगा, कॉस्ट इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि आप कॉम्पिटिटिव नहीं रहोगे. सो China was able to do that. They have such large amounts of skilled manpower today that they can manufacture anything at scale. So that is something which China really took it away from the world and consolidated internally. And after that they were doing R&D. See, they learned everything. उसके बाद they kept on innovating. ऐसा नहीं कि इन्होंने innovation बंद कर दिया. So we should really learn from them because China is what it is just because of the last 15-20 years. अगर आप 90s में देखोगे तो चाइना इंडिया के नीचे था और आज वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट सुपर पावर है. 6 times है इकोनॉमी साइज. So कुछ तो उन्होंने किया सही. So I think we should really learn these things with respect to manufacturing and how to manufacture at scale from them. They build products at such a low cost which you can't even imagine. तो आपसे आप पूछते हैं कि व्हाट इज द बजट दैट यू हैव फॉर योर मे बी प्रोडक्ट, और उसके हिसाब से भी वो डिज़ाइन और बिल्ड कर सकते हैं, प्रोडक्ट बना देते हैं. तो मतलब आई थिंक आई अंडरस्टैंड कि इन टर्म्स ऑफ देयर एबिलिटी इन टर्म्स ऑफ प्रोड्यूसिंग द प्रोडक्ट इज वेरी वेरी हाई और स्टडी उनके पास में काफ़ी स्ट्रेंथ है इसमें. वो डे वन पे नहीं आती ना, मतलब देखो हो सकता है 20 साल पहले उनके पास भी ना हो, हमारे पास भी नहीं है, लेकिन जैसे मैंने कहा आप जब तक स्टार्ट नहीं करोगे तो वो बैकवर्ड इंटीग्रेशन कैसे होगा. जब तक सारे लोग यहाँ नहीं आएंगे और सारे रॉ मटेरियल से हम हर चीज़ को खुद नहीं बनाएंगे तब तक एंड प्रोडक्ट कॉस्ट इफेक्टिव कैसे बनेगा. सबके मार्जिन तो ऐड हो ही रहे ना, जो भी चीज़ें आप इंपोर्ट कर रहे हैं. हमारे पास आज की डेट में एक भी सेमीकंडक्टर फैसिलिटी नहीं. अब जाके फर्स्ट 2-3 फैब्रिकेशंस आ रही हैं, सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशंस. सो दैट्स अ वेरी बिग गैप because any electronic product, almost 30% BOM still is
your small components which come through those fabrications, which has to be imported. You don't have an option. तो हमने सब कुछ इंडिजिनाइज कर भी लिया, तब भी आप वो तो इंपोर्ट ही करोगे. डिपेंडेंसी तो है ही है. बट इन जनरल मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स में व्हाट इज द मे बी आई थिंक द विजन, जैसे यूएस में या चाइना में भी वी हैव सीन कि दे हैव अ R&D लैब एज अ पार्ट ऑफ द प्रोसेसेस. तो इन जनरल हमारे यहाँ पे सेटअप का पार्ट अभी नहीं है, नहीं. कम है, बहुत कम है. People are more focused towards building products which are ready to use, जिसकी डिमांड ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, वो सेम प्रोडक्ट को बस बनाओ एंड सेल करो. सो देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट, बट गवर्नमेंट नीड्स टू इंसेंटिवाइज R&D अ लॉट, बिकॉज फ्यूचर उस पर डिपेंडेंट है. आज कोई भी दिक्कत नहीं है, बट फ्यूचर, और आप आगे तभी जाओगे, मतलब आगे तभी निकलोगे एक तरीके से. गवर्नमेंट का फोकस जैसे मैं देखता हूँ कि DPIIT या DST organizations, they are very aggressive in terms of doing a lot of R&D work, supporting a lot of startups. Definitely, I think because government was again one of the major supporters for my first initiative also. Right. We raised through DST, we had raised phase 1 technology entrepreneurship promotion program होता था उनका. तो उसमें phase 1 phase 2 उसमें दोनों में हमने फंड्स लिए थे, and we went till the last stage. तो government is very supportive, but my point is कि it is still not there till the grassroots level, right? Top institutes, top incubation cells, वहाँ तक उनकी रीच है, लेकिन R&D तभी हो पाएगी जब आप बिल्कुल ग्रासरूट लेवल तक लोगों को. इनोवेशन कोई बहुत ऐसी चीज़ नहीं होती कि हमने कोई बहुत बड़ी चीज़ बना दी या बहुत अनोखी चीज़ बनाई तभी इनोवेशन है. इनोवेशन तो हर छोटी चीज़ में होता है. तो अगर हम हर चीज़ को सपोर्ट करेंगे, ग्रासरूट लेवल तक जाएंगे और हर एक को इंसेंटिवाइज करेंगे कि वो अपने इनोवेशन को मार्केट तक ला पाए, तो ये एक्चुअली इकोनॉमी ग्रो करेगी. जो इंक्लूजन कहते हैं, जैसे फाइनेंशियल इंक्लूजन, और पूरा तभी होगा. तो आपके 2 स्टार्टअप्स हैं अभी, आपने बताया एक पावर प्यूरिफिकेशन, basically pure power, and the other is into electric mobility. So both are connected to creating a sustainable future in one way. तो इन दोनों स्टार्टअप्स को लेके what is the long term vision do you have? क्या अचीव करना चाहते हैं जिसको आप एक सक्सेस मानेंगे इन 2 कंपनीज के लिए? So we really want sustainable free mobility, right? We really look at mobility. It will be free and sustainable in the future, just like things have happened in the telecom industry. जब मोबाइल फ़ोन आया था तो 20 रुपये पर मिनट की कॉल हुआ करती थी. आज की डेट में कुछ भी नहीं है. आज की जब इंटरनेट आया था तो कितना एक्सपेंसिव था, मतलब उसका थोड़ा सा डेटा पैक लेने में इतने पैसे लगते थे. आज फ्री है, मतलब आज हर ग्रासरूट लेवल पर इंटरनेट पहुंच चुका है. सब लोग कॉल्स में कोई नहीं सोचता, फ़ोन यूज़ ही नहीं करते, अब सब मोबाइल फ़ोन ही यूज़ करते हैं. हर दूसरे जने के पास मोबाइल फ़ोन है. सो इट हैज़ बिकम सो economical for everybody to use. And the same thing we look at mobility. People will not be constrained for mobility. They will be able to move around anywhere from any place to any place at no cost, almost no cost. You will be paying only for the service charges, but not for the fuel cost, I should say. You will pay for your assets, but you will not pay for the using that asset from one place to the other. So that is something which we really want to happen, and we think that it will happen within our lifetime. Services जो है वो that should become so affordable and democratized कि लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने में सोचने की जरूरत नहीं. मतलब सब जा सकते हैं. अब एक बार अगर जैसे आप उस लेवल पे पहुंचेंगे तो ग्रास रूट लेवल पे भी आपको मूवमेंट दिखेगा ना. अभी हो सकता है बहुत लोग कंस्ट्रेंट है कि नहीं, हम नहीं जा सकते, हम उतना पैसा हम नहीं खर्च करेंगे, गाड़ी हम नहीं खरीद सकते. बट अगर आपको एक बार उस लेवल पे ये पहुंच गया कि जिसको भी जाना है वो बस बैठ जाए और चला जाए, और उसको 1 रुपये देने, 2 रुपये देने, 10 रुपये देने,
तो एवरीबडी विल स्टार्ट मूविंग अराउंड फ्रीली. बट ऐसा मॉडल कहीं एग्जिस्ट करता है दुनिया में जिसकी हम नहीं. बात कर रहे हैं? सो अगर एक मैं लेमैन की अंडरस्टैंडिंग के पर्सपेक्टिव से इस चीज़ को समझना चाहूँ, ट्रांसपोर्ट के सेक्टर में do we have any examples that can help us correlate your vision with something that has been achieved to some extent somewhere? हाँ, कुछ कुछ चीज़ें हो रही हैं, मतलब टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव से हो रही हैं, इस ओवरऑल थॉट प्रोसेस पे नहीं हो रही हैं, बट टेक्नोलॉजीज उस डायरेक्शन में जा रही हैं जो इस चीज़ को इवेंचुअली अचीव करने में हेल्प कर सकती हैं. जैसे डायनामिक वायरलेस चार्जिंग है, स्टैटिक वायरलेस चार्जिंग है, जिसमें बैटरी के साइजेस रिड्यूस हो जाएंगे, कॉस्ट ऑफ द व्हीकल्स रिड्यूस होता जा रहा है. बैटरी ऑलरेडी रिड्यूस हो रहा है, बैटरी का प्राइस 40% रिड्यूस हो गया 1 साल के अंदर लास्ट. तो और हम आइस व्हीकल से मूव आउट कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल एक्चुअली विल बी मच चीपर देन आइस व्हीकल इवेंचुअली. अभी महंगी है, टेक्नोलॉजी कॉस्ट है, इनोवेशंस हो रहे हैं. आइस व्हीकल 100 साल पुरानी है, उसमें सारे इनोवेशन हो चुके हैं, हम एक मैच्योरिटी लेवल पे पहुंच चुके हैं. इसको अभी 5-7 साल हुए, 10 साल हुए इलेक्ट्रिक व्हीकल को. तो ऑब्वियसली इट इज़ गोइंग थ्रू इट्स इनोवेशन फेज. तो इनोवेशन होते होते इसकी कॉस्ट भी रिड्यूस हो रही है, और ये वायरलेस चार्जिंग आने से, ऑटोनोमस व्हीकल्स आने से ये सब चीज़ें पॉसिबल हो जाएंगी. एक और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट मार्केट में है जो हम न्यूज़ सुनते हैं, टेस्ला इज प्रोबेबली कमिंग टू इंडिया sometime in the future. Yeah. So how does entry of Tesla impact your business or businesses? Is there a link between Tesla's entry and the businesses that you are So driving? I think it is a good thing for us, because for us all the OEMs are a target market. So Tesla coming to India will actually push the EV market to higher standards, right? आपके क्या होता है कि आपकी इंडस्ट्री कंस्ट्रेंट होती है फ्रॉम इट्स कॉम्पिटिटर्स. एज यू हैव मोर एंड मोर कॉम्पिटिशन कमिंग इनटू द इंडस्ट्री, पीपल विल सेट हायर बेंचमार्क्स Correct. फॉर देयर प्रोडक्ट्स. So in the end the consumers will benefit. कॉस्ट इंक्रीज नहीं होती, क्वालिटी इंप्रूव होने में और चीज़ें इंप्रूव होने में कॉस्ट पे इम्पैक्ट नहीं आता उसका. इट्स जस्ट द माइंडसेट. So when you have more competition and when you have companies like Tesla, who are global leaders in electric vehicle today, coming into the country, then obviously it will improve the benchmark of the vehicles we use right now. Coming back to maybe I think the earlier parts that you have mentioned, Shwetank, the entrepreneurship versus let's say जो बिजनेस हम रन कर रहे हैं और जो एकेडमिया का जो एसोसिएशन है, उसको हम लोग कैसे देखते हैं ओवरऑल पर्सपेक्टिव में? बिकॉज एंटरप्रेन्योरशिप सेल इन योर कॉलेज हैज सपोर्टेड योर लॉट इन टर्म्स ऑफ सेटिंग अप द बिजनेस. आज के टाइम में एकेडमिया में जो रिसर्च हो रही है वर्सेस जो इंडस्ट्री की जो रिक्वायरमेंट है, फॉर एग्जांपल P2 पावर, इलेक्ट्रिक, या इस तरह के जो और प्रोग्रेसिव डोमेन है जिसका मार्केट अभी बिल्ड होना इंडिया में बचा हुआ है, उसके लिए एकेडमिया का साथ होना बहुत जरूरी है. बिकॉज यू वुड रिक्वायर लॉट ऑफ रिसोर्सेज टू रन योर ओन बिजनेस. वहाँ पे एकेडमिया में इस तरह की जो आप लोग इंडस्ट्री में जो काम कर रहे हैं, वहाँ पे ऐसी एजुकेशन का इंटीग्रेशन करना ताकि आपको रेडी रिसोर्सेज मिल जाए, उसको कैसे विजुलाइज करते हैं? हाउ टू मे बी फिल दैट गैप? नहीं, आई थिंक वो बहुत ज़रूरी है, बिकॉज जैसे मैंने पहले कहा था कि मैन्युफैक्चरिंग में आपको स्किल्ड लोग चाहिए ना. कोई भी इंडस्ट्री को बिल्ड होने के लिए उसके लिए लोग चाहिए, और उन लोगों को वो सब चीज़ें सीखने में टाइम लगता है. तो हर जगह इसलिए इंस्टीट्यूट्स में एक इनिशिएटिव था गवर्नमेंट का ही, जिसमें वो लोग सेंटर ऑफ एक्सेलेंस खोल रहे हैं सारे इंस्टीट्यूट्स में जा जाकर. तो मोबिलिटी का, इलेक्ट्रिक ईवी का सेंटर ऑफ एक्सेलेंस खुल रहे हैं. आपके आईटी चेन्नई में है, मद्रास में है. तो वो इस तरीके से जैसे जैसे सेंटर ऑफ एक्सेलेंस खुलेंगे, फिर वहाँ पे कोर्सेज होते हैं, फिर वहाँ पे आपका जो पूरी टेक्नोलॉजी है उसके जो कंपनीज होती हैं वो वहाँ पे जाके अपने अपने प्रोडक्ट्स डिस्प्ले पे रखती हैं, या फिर प्रोजेक्ट्स को स्पॉन्सर करती हैं कि आप ये R&D कर दो, वो R&D कर दो, जिसमें फिर लोग एसोसिएट होते हैं उसके साथ. वहाँ के जो M.Tech कर रहे हैं लोग या PhD कर रहे हैं, वो लोग इन प्रोजेक्ट्स के साथ एसोसिएट होते हैं,
and when they get associated, they also learn, and they also do some research, and they give an output to the industry, and they also, when they move out of that institute, they become a major resource for the other industry. So I think that is a very good way of creating awareness about new technologies Hmm. which are happening, right? But है participation है in terms of industry academia का and सब चीज़ें। मतलब प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स में तो दिख रहा है, दिख रहा है। बट आई थिंक जो मैंने पहले कहा कि नीड्स टू हैपन एट अ मोर ग्रास रूट लेवल, जहाँ पे हम इवन बैचलर लेवल पे, जहाँ पे सिर्फ बीटेक कोर्सेज हो रहे हैं, वहाँ पर भी हम जाके अगर इस चीज़ को इनकॉर्पोरेट करें तो और भी अच्छा है, right? क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सब जगह पे आपके PhDs ही काम आए, मतलब बैचलर्स भी बहुत काम कर सकते हैं। तो अगर उनको भी हम अवेयरनेस और एक सर्टेन लेवल ऑफ इंजीनियरिंग और उनसे अवेयर करें कि ईवी में क्या टेक्नोलॉजीज हैं, क्या है, तो उन्हें भी दिखेगा, हाँ उन्हें पता है कि इसमें फ्यूचर है, इसमें एक स्कोप है, तो वो उसको अडॉप्ट करेंगे, तो वो आगे एज उनके लिए भी दे विल बिकम अ वैल्यूएबल रिसोर्स फॉर एनी कंपनी कमिंग इनटू द कैंपस फ्रॉम दिस इंडस्ट्री. Definitely. But in your business, do you see such maybe challenges in terms of hiring the maybe well-educated resources जो कि यस, अभी है चैलेंज. अब धीरे धीरे लोग, ऑब्वियसली 2 साल में 3 साल में हमने देखा है कि नंबर ऑफ पीपल हु आर इन दिस इंडस्ट्री आर इंक्रीजिंग, राइट? बिकॉज सब एक्सपीरियंस गेन कर रहे हैं, हमारे यहाँ भी लोग आ रहे हैं, वो भी एक्सपीरियंस गेन कर रहे हैं. देयर इज़ अ लर्निंग कर्व फॉर एवरीबडी. आइडियली अगर उन्हें पहले से आता होता तो हम, हो सकता है वो प्रोडक्ट को 6-8 महीने में बना लेते. अभी उसी चीज़ को बनाने में हमें 2 साल लगे, बिकॉज देयर इज़ अ लर्निंग कर्व विच दे आर ऑल्सो गोइंग थ्रू. सीख करके फिर वो काम करना है तो टाइम तो ज़्यादा लगेगा. ऑन ग्राउंड वर्क पे बात करते हैं कि जैसे हम लोग फॉर क्वालिटी पे काम करते हैं, गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत सारा है, ग्रिड का हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ट्रांसमिशन है, फिर बहुत सारे जो डोमेन है, इंडस्ट्री हो गए, एग्रीकल्चर है, जैसे रेजिडेंशियल कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं, सब जगह पे जो पावर क्वालिटी के जो चैलेंजेस हैं, इश्यूज हैं, मतलब इन जनरल कितना फोकस है कस्टमर साइड से इस मे बी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके या रिकग्नाइज करके उसके हिसाब से सॉल्यूशंस निकालने का मतलब इसमें अभी कस्टमर साइड से फोकस तो कम है. सिर्फ जो प्रीमियम कस्टमर्स हैं या जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट करने के लिए देखते हैं, वो लोग तो आ गए हैं उस स्टेज पे वेयर दे आर नाउ लुकिंग एट power quality as an important integral part of their design. But when I talk about the other industry, like there is a lot of MSME, right? तो MSME है आपका, उसके ऊपर एक सर्टेन लेवल ऑफ इंडस्ट्री, मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज हैं, वहाँ पे अभी भी उतना पेनिट्रेशन नहीं है. वहाँ पर इट इज़ स्टिल मोर ड्रिवन थ्रू रूल्स एंड रेगुलेशंस which the government will impose and they will follow, rather than they're taking an initiative on okay, power quality is an important aspect of the industry and we should use or incorporate it. तो वो नहीं है अभी, but it is increasing. अब गवर्नमेंट की तरफ से पुश इंक्रीज हो रहा है, कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है, एंड दे आर मेकिंग इट मैंडेटरी. जो CA गाइडलाइंस हैं फॉर ऑल स्टेट्स, it is to ensure that harmonic levels are within IEEE 519 standards. But uska implementation mein takes a lot of time. So it started with Tamil Nadu, Maharashtra did some implementation, now Punjab is doing it. So different states take their own time and implement it, but it's happening. And what is the best roadmap in terms of whether the policy सब बन चुकी हैं या उसमें भी पॉलिसी बन चुकी हैं लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में challenges. So states have the responsibility to implement. Yeah, every state is independent and they have their own regulatory commissions. They have their own electricity boards. जैसे UPSC भी यहाँ का होगा, दिल्ली का अलग है, हर स्टेट का इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अलग है, तो उनको इम्प्लीमेंट करना होता है और उनके रेगुलेटरी कमीशन को इसको वैलिडेट करके उसको इंस्ट्रक्शन देने होते हैं कि ये हम पेनल्टी लगाएंगे या जो भी रूल्स उसमें यूज होंगे. So that's the difficult part, because it becomes a very because it's a state driven subject, so it's a politically driven subject also.
because any kind of penalty, any kind of surcharge on the bills is a direct impact on the industry. and has political implications. Hmm. So coming back to my previous topic about your startup. So you have a pedigree. You come from IIT Kharagpur as a BTech. So how important you think your background, your college is for youngsters who are looking to start up? So how much does it matter? आज की डेट में I know understand maybe 15 years 20 years ago it used to matter a lot, but if I talk about it today, how much does it matter from where have you completed your graduation, what is your pedigree? To some extent, not much. Hmm. To some extent, because it gives you a different level of exposure. देखो एजुकेशन तो सब जगह सेम होती है, और एजुकेशन इंस्टीट्यूट नहीं पे ज़्यादा डिपेंड नहीं करती है, एजुकेशन तो पढ़ने वाले पर डिपेंड करती है, वो पढ़ना चाहे तो कहीं से भी पढ़ सकता है, कहीं भी बैठ के पढ़ सकता है। तो एजुकेशन तो मैं नहीं कहूँगा कि वहाँ पे मैंने कुछ अलग सीखा जो मैं कहीं और नहीं सीखता, बट एक्सपोजर जो हमारा सर्कल होता है, जैसे अब गवर्नमेंट के रीच है प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स में, उन्होंने वहाँ पे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पहले लगा दिए, तो मेरी रीच सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पे पहले होगी देन एनीबडी एल्स इन एन अदर इंस्टीट्यूट, बस वो डिफरेंस आ जाता है। तो मेरा एक्सपोजर ज़्यादा रहता है, उस एक्सपोजर की वजह से मेरे पास अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा आ जाती है और उससे मेरे को एक लीड मिल जाती है। लॉन्ग रन में तो सब सेम हो जाता है, इनिशियल लीड थोड़ा बहुत फ़र्क करती है। एक मेरा फॉलो अप क्वेश्चन है इस पे। सो यू आल्सो started doing your MBA and you dropped out, which is also looked at as a big qualification for building a big business. अगर आप ड्रॉप आउट हैं तो people expect you will do big, है ना? तो ये भी मेरा क्वेश्चन है कि how true this is for people who drop out, they actually have a higher chance of success. ऐसा कुछ है? नहीं, मैंने कंप्लीट कर लिया था उसके बाद। अच्छा, मैंने ड्रॉप आउट किया था, फिर उसके अगले साल दोबारा ज्वाइन किया जब ये स्टेबलाइज हो गया चीज़ें, बिकॉज वो मेरे को अपने पेरेंट्स की भी एक चीज़ फुलफिल करनी थी, सो दैट दे आर सेटिस्फाइड एंड दे आर मेंटली वो। So you've been an obedient boy. Yeah. Not completely, but yes, yeah. It's always a balance you have to maintain, right? But I've always Because been family always fascinated. plays a very major role in, Yeah, और understood. जब आप इतना बड़ा रिस्क लेना चाहते हो तो बिना फैमिली के साथ क्या करोगे आप? तो But I've always been fascinated by people who've dropped out. Why? Because it takes a lot of courage to drop out. Because जितना social pressure, peer pressure रहता है हमारे समाज में, जब आप पढ़ते हैं, everybody looks at you, your relatives will look at you, your peer group will look at you, and if you decide to drop out to do something that you really believe in, at that age, it takes a lot of courage and conviction to do it. And this is a real, I would say, that is my belief, कि अगर कोई उस एज में ऐसा फैसला ले पा रहा है, then definitely he has a very strong conviction and belief in himself. That's a very good trait. Which is why मुझे लगता है कि maybe ऐसा कोई statistics या study अगर publish हुआ हो, which is what I want you to understand, कि अगर आप drop out हैं तो आपका एक higher chance of success है। वो तो मैंने नहीं देखा कभी, बट हाँ, आई थिंक फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव यस, it is true if you are dropping out for a particular reason. Obviously you have more conviction in what you want to do, and obviously MBA does not teach you how to run a business, right? मतलब वो आपको अच्छा मैनेजर बना सकते हैं, बट आपको अच्छा एंटरप्रेन्योर नहीं बना सकते। MBAs are designed to make you a manager. You will be able to manage, maybe you become a good CEO, बट एंटरप्रेन्योर और एक CEO में बहुत फर्क होता है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने टच किया है, जिसको मुझे लगता है मैं और थोड़ा सा एक्सप्लोर करना चाहूँगा। एंटरप्रेन्योर और CEO में क्या डिफरेंस होता है? दैट इज़ व्हाट अ लॉट ऑफ अस डोंट अंडरस्टैंड। So if you can also elaborate on what is the difference in being a business owner, setting up a business from scratch, and at the other hand running a business as a CEO, probably एक सेटअप बिजनेस में आप आते हैं CEO की तरह, तो इन दोनों में क्या अंतर है? Entrepreneurship is when everything is unknown in front of you. There is no defined path. You have to define your path, right? तो एंटरप्रेन्योर के अंदर वो चाहिए जहाँ पे आप अनसर्टेनिटी से डील कर सकें, राइट? इट्स ऑल अबाउट अनसर्टेनिटी, राइट? और लोग
सारे लोग अनसर्टेनिटी को हैंडल नहीं कर पाते। मतलब मैंने बहुत लोगों को देखा है पर्सनल उसमें भी कि अनसर्टेनिटी एक अलग चीज़ है और एग्जीक्यूशन अलग चीज़ है ना। जैसे सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर राइट, ही इज meant to execute things. He has a defined path, he has a defined destination, he has to defined, सब कुछ डिफाइंड है, ये करके देना है, इस टाइम फ्रेम में ये करके देना है और इन लोगों से काम करा के करके देना है। तो उसका सब कुछ डिफाइंड है, उसको बस करके देना है उस चीज को। एंटरप्रेन्योर वो नहीं है। एंटरप्रेन्योर तो बहुत अलग चीज है बिल्कुल। गुड एंटरप्रेन्योर्स आर नॉट गुड सीईओज एंड गुड सीईओज आर नॉट एंटरप्रेन्योर्स। तो इट्स ऑलवेज, बहुत रेयर होता है कि दोनों चीजें मिक्स हो जाएं। तो एंटरप्रेन्योर तो इट्स ऑल कंटिन्यूअसली डीलिंग विद अनसर्टेनिटी। I mean, that's a very insightful point that you've made, and thank you for bringing it up. एक और मुझे ऐसा लगता है पर्सपेक्टिव, जैसे यू हैव स्पेंड 15, 16, 17 years of time and it is a very persistent effort in terms of building the organization. लेकिन जनरली जब हम लोग ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड भी करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी हम लोग चाहते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट के लोग आए, चाहे वो आपके एम्प्लॉय ही क्यों ना हो, बट दे शुड हैव दैट माइंडसेट because you yourself as an entrepreneur understand that it may bring the best out of a person. और इसीलिए वो स्किल्स जो है वो चाहते हैं कि सभी में इम्बाइब हो, लोग उसको फॉलो करें। बट इन जनरल प्रैक्टिस में मतलब इन जो डे टू डे प्रोसेसेस में भी लोग इन जनरल इन्वॉल्व होते हैं, हाउ मच डू यू सी दैट पैशन एंड परसिस्टेंट अमंग द maybe I think people that you yourself have in your organization? So we see that kind of people sometimes. Not all of them are like that, but बीच बीच में ऐसे लोग आते हैं जिनको पैशन होता है करने का, तो वो उस चीज़ को उन्हें बस करना अच्छा लगता है। सो यू डोंट हैव टू टेल देम कि यार यू हैव टू कंप्लीट दिस टास्क इन दैट टाइम, वो तो उससे पहले ही कर देंगे उनको, और उनको कोई टाइम डिफाइन नहीं करता। तो वो लोग अलग होते हैं, मतलब वो आपको धीरे धीरे रियलाइज हो जाएगा कि ये वैसा बंदा नहीं है, तो इसके साथ आपको उसको फिर आपको अलग तरीके से ग्रूम करना होता है। और बाकी कुछ लोग होते हैं जिनको नहीं करना उस तरीके से, वो उनको एक फिक्स्ड डिफाइंड स्ट्रक्चर चाहिए और वो स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे और वो आपको डिलीवर करके देंगे बस उतना जो आपने उनको बोला है। तो उन लोगों को अलग तरीके से ग्रूम करना पड़ता है। तो इट बिकम्स अ चैलेंज समटाइम्स बिकॉज कंपनी पॉलिसीज और कंपनी रूल्स एंड रेगुलेशंस आर टिपिकली कॉमन फॉर एवरीबडी, राइट। सो वहाँ पे थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है हाउ टू segregate these different kind of mindsets. But we do push people to have that kind of mindset, because obviously that's the only way you can bring the best out of yourself, where you will actually be able to deliver far more than expected. Absolutely, I think इस तरह की जो thought process है या जो थीम है या स्कीम है उसको एडवोकेट तो करना ही चाहिए। And as you rightly mentioned that you have to grow maybe those set of people differently, ताकि उनमें से ही हो सकता है कुछ लोग आपके पार्टनर डायरेक्टर्स या और लेवल पे आगे आए, तो ठीक बात। So हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं आपके लिए, more like a rapid fire, where we do not want to give you too much time to think, but probably tell us what comes to your mind when we talk about that topic. So हम लोग कुछ questions will fire at you and we will expect quick responses. So my first question, एक सस्टेनेबिलिटी गोल जो आपने अचीव किया है या आपके जीवन में आप अचीव करना चाहते हैं? जैसे मैंने आपको बताया, फ्री सस्टेनेबल मोबिलिटी। ओके, पर्सनल या बिहेवियर लेवल पे, पर्सनल लेवल पे ऐसा कोई स्पेसिफिक, जैसे मतलब जैसे going to office from non-polluting vehicle, something like this. So it's a behavioral change. हाँ, so we regularly use EVs and we avoid using fossil fuel cars. Most of our driving is now EV driven within the city. आज आप किस गाड़ी से आए हैं? अभी तो हाँ EV से नहीं आया हूँ, but हाँ
but we have 2 EVs, so if they are occupied, then we use the third car. But otherwise, most of the long commutes within the city are happening through EVs. वैसे जिस डोमेन में आप काम कर रहे हैं वे क्लीन मोबिलिटी, अगर इस जॉब पर्सपेक्टिव को छोड़ करके अगर कोई इन्वायरमेंटल पर्सपेक्टिव की जॉब्स का आपके पास ऑप्शन हो, व्हिच वन वुड यू पिक एज एन अल्टरनेट ऑप्शन? Alternate option. So I would want to focus on the environment side, where like we have taken up a place near Hastinapur where we are building a complete green farmhouse. We are like planting lots and lots of trees, making poly houses, growing flowers. Wow. So वो सब चीज़ें पूरा एक वहाँ पे हम जैसे हमारा गेहूँ पूरा वहीं उगता है, वो सब चीज़ें, चावल, गेहूँ, तो वो फार्मिंग एंड दैट एंटायर सेटअप where we get connected to the environment, right? So that is something which organic farming, तो वो सब चीज़ें हम वहाँ पे कर रहे हैं. That is something which we really like. So planting or gardening, planting, this is my hobby on a daily basis. So that is something which I would love to take up more. So any one decision of your life which if you look back now and you feel you could have taken differently? Yeah, maybe as I pointed out that time, that I could have worked somewhere for 2 years and then started off my own in the same industry. So it could have saved me another 3-4 years Okay. of struggle. आप मेरठ के रहने वाले हैं. यू आल्सो मेंशन हस्तिनापुर. हस्तिनापुर का नाम हमारे हिस्टोरिकल बहुत बार लेते हैं. वी आल्सो हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम महाभारत. तो उसके पास, इतने पास रहने का और आपका बचपन वहाँ बीता, उससे कुछ आपकी लर्निंग्स में थोड़ा सा, या आपके अभी के जो प्रोफेशनल करियर है उसमें कुछ लगता है, कुछ चेंजेस हुए हैं, कभी रियलाइज होता है? मतलब हस्तिनापुर की वजह से या हस्तिनापुर या इन जनरल, बिकॉज मुझे लगता है कि एक वो प्रॉक्सिमिटी का एक अलग इम्पैक्ट रहता ही है. जैसे कि मतलब अगर आप किसी पर्टिकुलर जगह से बिलोंग करते हैं, लोग एक्सपेक्ट करते हैं दैट यू हैव सर्टेन मे बी attributes which they have correlated with some character in that location or somewhere. So Hastinapur, apart from Mahabharat, it is also a very big तीर्थ स्थान for Jains. Yeah. So वहाँ पर जम्बू द्वीप है और वहाँ पर मतलब काफ़ी बड़ा वो है. और जस्ट जहाँ महाभारत हुई थी उस ज़मीन से के साथ ही लगा हुआ है वो पूरा जम्बू द्वीप और वो पूरा साथ में ही है. तो डेफिनेटली वी हैव बीन गोइंग देयर सिंस आवर चाइल्डहुड. और जो वहाँ उस सिटी की जो कामनेस है, जो आप मतलब आप वहाँ जाओगे तो एक अलग ही एनवायरनमेंट होता है. मतलब वो एक शांत फील होता है सर. हाँ, मतलब वहाँ पे हजारों साल पहले ऐसा कुछ हुआ होगा, ऐसा नहीं लगता कभी? मतलब देख के लगता है कि यही वो ज़मीन है. मतलब आप, क्योंकि वो तो अभी वहाँ पे कुछ बनाया थोड़ी है, वो तो बस ज़मीन पड़ी हुई है एज इट इज, राइट? तो आप जस्ट विजुलाइज करते हो उसको कि यार जो हम बातें करते हैं या हम जो पढ़ते हैं और गीता में जैसे चीज़ें लिखी हैं, वो सब चीज़ें हम जब पढ़ते हैं तो वो सब यहाँ पे हुआ था. और बाकी तो एवरीथिंग वी आर ऑल ट्रांजिटरी, राइट? मतलब अगर आप ओवरऑल उसमें देखेंगे तो हम तो बस आज हैं कल नहीं है. पल दो पल का शायर. हाँ. तो उसमें हम लोग तो बस अपना कर्म कर रहे हैं. सही बात है. बाकी तो ट्रांजिट मोड पे ही है. ट्रांजिट मोड पे ही है. उसके बाद खत्म हो जाए, कोई और आ जाएगा. So till then, whatever we can do to save the earth, because earth is definitely going in the wrong direction. So the way climate change is happening, the way things are deteriorating at a rapid pace, because अगर आप उसका just temperature-rise का वो फिनोमेना भी देखेंगे तो पहले जो चीज़ 40 साल 50 साल में होती थी अभी 10 साल में हो गई है.
इंक्रीज, हाँ, और वो अब और कमी होती जा रही है, मतलब वो टाइम फ्रेम कम होता जा रहा है, तो इट इज गोइंग टू अ वेरी बैड स्टेट. कल ही का एग्जांपल है, वी हैड फ्लड्स इन दुबई, हम्म, which is something which happened after I think roughly 50 years, 45 years. They are playing around with the environment, they are doing artificial rain all the time, so these things can always happen. And your obviously your infrastructure is not aligned, fully aligned with all those kind of things, right? कि इतना फ्लड आ गया या इतनी बारिश हो गई तो क्या होगा, बिकॉज वहाँ होती ही नहीं है. तो आपने जब डिज़ाइन भी किया होगा तो आपने कभी ड्रेनेज सिस्टम ये सब चीज़ें वो सोच के थोड़ी डिज़ाइन करेगी यहाँ पे तो फ्लड आएगा. सो व्हेन द ये तो है, वो ड्रेनेज सिस्टम के कारण वहाँ पे फ्लड हम्म. और वहाँ पे इतनी ड्रेन किसी ने सोचा ही नहीं था. तो डेजर्ट है, अब डेजर्ट के अंदर अचानक से फ्लड आ जाएगा तो फिर क्या होगा. नेचुरल तो है. एंड एनवायरनमेंट तो खराब हो ही रहा है, मतलब एक्सट्रीम विंटर्स, एक्सट्रीम समर्स, एक्सट्रीम रेनफॉल, कोई भी चीज़ बैलेंस में नहीं है. इंसान बैलेंस में नहीं है. हाँ, आउटसाइड इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द इनसाइड, दे से. वेरी और मतलब आयरनी भी देखिए, जैसे मतलब यू मेंशन दुबई या इस तरह यूएई, वहाँ पे आप देखिए इस तरह के ऑल इनिशिएटिव्स या नेट जीरो सिटी बन रही है या कुछ और इस तरह की चीज़ें बन रही हैं, और देन यू एक्चुअली कम टू नो कि इस तरह का जो इम्पैक्ट जो बन रहा है वो तो एक तरफ, बट व्हाट यू हैव डन इट इज एक्चुअली द ट्रू रिफ्लेक्शन व्हाट इज हैपनिंग नाउडेज विद रिस्पेक्ट टू चेंज. तो जो इनिशिएटिव्स हैं वो कितने रेलिवेंट हैं वो नहीं पता. Whether we need to do something maybe unconventional, we need to rethink we something really need new. to. देखिए अभी क्या है कि हमारी सारी इकोनॉमीज आर डिजाइन टू रन ऑन फॉसिल फ्यूल. आप फॉसिल फ्यूल बंद कर दोगे तो इकोनॉमीज बंद हो जाएंगी, तो वो कोई नहीं करेगा. आप कितनी भी बातें कर लो रिन्यूएबल एनर्जी और बाकी सारी चीजें, इवेंचुअली इट कैन नॉट हैपन इंस्टेंटली. These are replace also at the moment. हाँ, मतलब fossil fuels को भी वो replace नहीं कर पाएगी. अभी भी हम कितना मतलब बहुत ही छोटे से परसेंटेज पे बैठे हैं ना, मतलब ओवरऑल जनरेशन के, जो अभी सोलर है. यूरोप में क्या एक आध कंट्री होगी जिसने रिन्यूएबल पे शिफ्ट कर लिया, मतलब इट्स जस्ट अ वेरी स्मॉल परसेंटेज ऑफ द एंटायर जनरेशन ग्लोबली ऑफ द पावर की विच हैज गॉन टू रिन्यूएबल. वी टॉक कि हमने रिन्यूएबल इतना कर लिया, बट वो कुछ भी नहीं है. एंड द वे एनर्जी रिक्वायरमेंट इज गोइंग अप एवरी डे. आप जो ऐड कर रहे हो वर्सेस जो इंक्रीज हो रहा है वो भी तो देखना पड़ेगा. Correct. और अब हम इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो वो तो पावर कंजम्पशन इज गोइंग टू गेट डबल्ड इन अ फ्यू इयर्स. हाउ विल यू हैंडल दैट? कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि जितना हम सस्टेनेबिलिटी गोल्स को चेज कर रहे हैं, हम उतना ही उससे दूर जा रहे हैं. सही बात है. यही गैप है. बढ़ता जा रहा है. बढ़ेगा ही, बिकॉज दैट्स व्हाट योर डिमांड इज इंक्रीजिंग एट अ फास्टर पेस देन व्हाट यू आर एबल टू जनरेट. योर goals as a human are increasing every day, right? अब आपको चांद पे भी जाना है, आपको मार्स पे भी जाना है, आपको सब जगह जाना है. मार्स पे जाना और चांद पे जाना तो मुझे कंटिजेंसी प्लान्स लगते हैं कि अगर ये प्लैनेट सर्वाइवेबल ना रहा, दिस इज माय प्लान बी. बस तो सर्वाइव करने की जरूरत क्या है? यही तो बात है ना सारी, कि हम ट्रांजिटरी हैं, जाने दो, वो हम छोड़ना नहीं चाहते. People are building plan B, we plan want to C. make our हम अपनी नेक्स्ट जनरेशन को छोड़ के जाते हैं ताकि हम खत्म ना हो. हाँ, बिल्कुल यही समझने वाली चीज़ है कि आप खत्म नहीं हो रहे हैं. somebody else is coming in place of you. you need to leave. जो आप चीज़ आए थे जिस टाइम, जो चीज़ जैसी थी आप उसको वैसे ही छोड़ के जाइए. हाँ, मतलब बाकी तो जो हो रहा है वो हो रहा है. थिंग्स कीप हैपनिंग अराउंड अस. राइट. आई थिंक मतलब कंज्यूमरिज्म जो है वो बहुत ही प्रोग्रेसिव है, बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव है. दैट हैज़ टू गो डाउन. दैट हैज़ टू गो डाउन. फॉर एग्जांपल अगर हम एसी की बात करें, अगर इंडिया पर्सपेक्टिव देखें तो अभी 8% एसी सेल्स है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे. या और इट विल जितने भी हाउस होल्ड जो एसी एज ए कंफर्ट की तरह जो प्रोग्रेसिव है या एस्पिरेशन रखते हैं, उसका ये भी है कि जो मतलब इट विल गो अप एंड विल रीच टू ऑलमोस्ट लाइक 21-22% adoption rate by maybe I think in few years of time.
इतनी कंजप्शन बढ़ जाएगा कि उसका आप रिन्यूएबल एनर्जी से फिर कंपनसेट कर रहे हैं, कुछ और तरीके से कंपनसेट कर रहे हैं। वो तो आपका एक साइड है, उसका साइड इफेक्ट आप देखो। आप इंडिया में जो सिटीज़ थी, आप पुणे, बैंगलोर, आज से 15 साल पहले दो सिटीज़ वर नोन टू बी लाइक द बेस्ट सिटीज़ टू लिव इन with respect to climate conditions. weather wise. You never needed an AC. हम्म, आपको वहाँ पे बस रात को पंखा अगर चलाना पड़ गया तो चला लिया, अदरवाइज सब ऐसे ही रहते थे। देहरादून, आज की डेट में आप बिना एसी के वहाँ पे रह नहीं सकते। वाटर शॉर्टेज, it is to an extreme level. So we are messing up with the entire planet and at a very fast pace. We can see it happening. पहले लोग नहीं देख पाए क्योंकि वो धीरे धीरे हो रहा था। अब हमारी लाइफ टाइम में तो हम देख रहे हैं 10-10 साल में चेंज हो जाता है। So I was visiting Srinagar and I was speaking to the distribution company officials and they told me श्रीनगर में 4 महीने पंखा चलता है आज की डेट में। अच्छा, एक ज़माना था गर्मी हो जब गई। श्रीनगर में पंखा होता नहीं था, हम्म, आज श्रीनगर में भी पंखे चलते हैं तो समर्स में। एग्जैक्टली, सो ग्लोबल वार्मिंग इज हैपनिंग, इट्स समथिंग व्हिच इज, पहले वो कंसेप्ट था, अब नहीं है कंसेप्ट, तो हो रहा है और दिख रहा है। दिख रहा है। और अगर दिख रहा है तो वो बहुत बड़ी चीज़ है, बिकॉज अर्थ इतनी छोटी सी चीज़ नहीं है। मतलब यहाँ पे पूरे अर्थ में कोई इम्पैक्ट आना 100 साल लग जाते हैं एक इम्पैक्ट को आने में। तो अगर हमें वो इम्पैक्ट आ गया है तो इसको रिवर्स होने में भी 100 साल लग जाएंगे, आसानी से रोक नहीं पाओगे उसे आप। उस पॉइंट पे जैसे आपने बोला रिवर्स होने में 100 साल लगते हैं, आई डोंट नो, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि इस प्लेनेट की सेल्फ हीलिंग बहुत फास्ट है। बहुत मैसिव है। और हमने ये चीज़ देखी थी कोविड टाइम। वैसे ये बात आपकी सही है। जैसे एक आई सॉ पिक इन द न्यूज़पेपर, जलंधर से किसी ने फोटो खींची अपने घर से छत से, शिमला के पहाड़ दिख रहे थे उसे जलंधर से। दिस हैपेंड इन 1 वीक। एक हफ्ता कोविड में जब सब रुक गया, द अर्थ क्लीन्ड इटसेल्फ इन 1 वीक, और आप जलंधर से शिमला के पहाड़ देख पा रहे हैं, विच इज़ वेरी सरप्राइजिंग एंड अमेजिंग। हमें कभी नहीं पता था अपने 40 साल के इस जीवन काल में कि जलंधर से शिमला के पहाड़ भी दिख सकते हैं। ट्रू, वो तो आपको यहाँ पे भी रियलाइज हो गया होगा नोएडा में। मतलब आप जब कोविड टाइम में, तो व्हेन वी गॉट आउट एंड जस्ट लुक्ड एट द बिल्डिंग्स, स्पार्कलिंग क्लीन, ऐसा लगता था कि कहीं वो यूरोपियन, जैसे यूरोप में जाके लगता है ना आपको कि यार वैसी एयर थी उस टाइम। मतलब इट हैड रीच 30 AQI, 30 AQI पहुंच गया था वो वापस। तो विच प्रॉब्लम ब्रिंग्स अस टू द थॉट कि क्या हमें हर साल अर्थ को ऐसा 1 वीक का ब्रीदिंग स्पेस दे देना चाहिए क्या? शुड वी स्टॉप अवर एक्टिविटीज? आई थिंक उससे एयर क्लीन जरूर हो सकती है बहुत फास्ट, बट आप ग्लोबल वार्मिंग नहीं रोक पाओगे। तो ग्लोबल वार्मिंग इज हैपनिंग नॉट बिकॉज ऑफ एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन इज इंस्टेंटेनियस। जैसे अगर मैं वैसे बात करूं तो वो एक इंस्टेंटेनियस चीज़ है कि अभी गाड़ियां हैं तो पोल्यूशन हो गया और वो हफ्ता 10 दिन में वो सब सेटल डाउन हो जाएगा, क्योंकि कुछ नहीं हो रहा, ना कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हो रही है, ना पोल्यूशन हो रहा है, तो ये सब सेटल डाउन हो जाएगा, एयर पूरी क्लीन हो जाएगी। दैट्स क्योंकि हवा चलेगी तो वो क्लीन हो ही जाती है, बारिश होती है तो हमारा अभी भी क्लीन हो जाता है रनिंग केस में, राइट? सो दैट इज अ इंस्टेंटेनियस फिनोमेना। बट व्हेन आई टॉक अबाउट ग्लोबल वार्मिंग, इट्स अ वेरी स्लो मूविंग फिनोमेना। इट स्टार्ट्स फ्रॉम द एंटार्क्टिक ओशंस, जो वहाँ पे मेल्ट डाउन होता है, वहाँ से फिर जो सी का टेम्परेचर बढ़ता है, फिर वहाँ की जो एक्वेटिक लाइफ खराब होती है, अंदर जो सी के करंट्स चेंज होते हैं, जिससे फिर विंड के आपके सारे करंट्स चेंज होते हैं, उससे धीरे धीरे करके ये आप तक टेम्परेचराइज में कन्वर्ट होता है। सो व्हाट वी आर सीइंग इज द फाइनल इम्पैक्ट। इट स्टार्टेड 20 years बैक, जो आज हमको देखने को मिल रहा है। बराबर। तो उसको हम इतनी जल्दी नहीं रोक उसको रिवर्स करने में हो सकता है समय लगेगा, क्योंकि वापस एंटार्क्टिक, वापस अब सी आइस कहाँ से बनाओगे? या तो अगर हमारे पास नॉब हो, हमें सन की इंटेंसिटी एडजस्ट करनी हो। Coming back to my rapid fire questions, I'm not done yet. I have 1 or 2 more questions. So we've learned about your life history, your businesses, your vision for your businesses. So if we wanted to document all of this
your journey as an entrepreneur and not as a CEO. So, what is it that you would prefer to be, written, a book or a movie, I think a book would do more justice and why? because it gives you more in-depth understanding of the kind of emotions or things that have happened across the entire lifetime, right? A movie captures more of snippets and puts it together in a very short period of time. Obviously, movie is more accessible to people and people will watch it very, but that authenticity is missing somewhere when it is a movie, right? Because वो आप उसको उतना ऑथेंटिक और उस तरीके से सब चीज़ें पिक्चराइज नहीं कर सकते, लेकिन जब आप इमोशंस को लिखना शुरू करते हैं तो आप उसको काफ़ी इन डेप्थ डिटेल में लेके जा सकते हैं, स्पेसिफिक इंसिडेंट्स को और डिटेल कर सकते हैं जहां आप चाहें. वेरी ट्रू. तो आप A book Writing would में be, है? हाँ? by any chance you are into writing? No. Plan to write a biography? अभी तो कुछ नहीं है ऐसा. एक और एसोसिएटेड क्वेश्चन है, would you prefer recycle or upcycle? Although they are related to your business also. हाँ हाँ. So I think both are important in their own perspective. Recycling at a global level, when I talk about, because आप किसी चीज़ को अगर आपको बनाना है, जब तक वो आइटम रॉ मटेरियल फॉर्म में नहीं जाएगा, बेस फॉर्म में नहीं जाएगा, तो आप नई चीज़ कैसे बनाओगे? तो रिसाइकलिंग इज इम्पॉर्टेंट. आप हर चीज़ को अपसाइकिल नहीं कर सकते, लेकिन एट अ लोकलाइज लेवल और एट अ इंडिविजुअल लेवल अपसाइकिल, वहाँ पे मैं रिसाइकिल नहीं कर सकता. मैं तो सिर्फ दे सकता हूँ कि ये वेस्ट है, बट मैं हो सकता है उन चीज़ों को रीयूज़ कर सकूँ अपने तरीके से, उसको किसी और फॉर्म में यूज़ कर लिया, जैसे आपने यहाँ पे किया हुआ है. टायर्स को अपसाइकिल करके आपने उसे बैठने की सिटिंग बना रखी है. टेबल टेनिस के उसको हमारा wall स्टूडियो को जो बना है रखा है. that's a mix of recycling and upcycling. Exactly. So I think both are important and both play their independent role in our entire reuse kind of a. Very true. Very nice. So Shwetank, thank you so much for your time. Thank you. Thank maybe you. a last maybe flag statement for our listeners, जो कि बेसिकली स्टूडेंट्स हो या प्रोफेशनल्स हैं जो कि आपकी तरह अपना एक करियर एज एन एंटरप्रेन्योर इस एरिया में बनाना चाहते हैं, उनके लिए कुछ संदेश है आपका उनके लिए? I think one simple message that whatever you do, see, India is today the largest market for anything and everything. Whatever you want to do, whatever you feel good about, just do that and be consistent, have that grit, have that perseverance, and success will be yours. Don't run after money, money will run after you. Focus on what you want to do. Very nice. Very well said. Money will run after you. You should not run after money. Very nice. Thank you so much. इन्हीं शब्दों के साथ हम आज का पॉडकास्ट खत्म करते हैं और हम एक और आशा करते हैं कि maybe at the next podcast we will more have a discussion related to B2 power या जो स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी स्पेसिफिक है, बिकॉज हमें लगता है कि हमारे बहुत सारे ऑडियंस ऐसे हैं जो कि टेक्नोलॉजी भी समझना चाहते हैं. इलेक्ट्रिक की जो ईवी स्पेसिफिक जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसमें भी बहुत सारे लोग सीखना चाहते हैं कि हम इस लेवल से किस हिसाब से वो किस स्केल का बिजनेस बिल्ड करें, क्या ऐसा चीज़ें हैं जो कि मतलब वो सीख सकते हैं. बिकॉज टेक्निकल नो हाउ एक और चीज़ है, बट आई थिंक बिल्डिंग द बिजनेस इज ऑल्सो अ वेरी स्पेसिफिक maybe learning in life. क्योंकि शायद आप जैसे एंटरप्रेन्योर, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर शायद maybe जो डेमोग्राफी को बहुत अच्छी तरीके से सिखा सकते हैं through your own life journey in this area. Thank you so much. Thank you. Thank you. It was a pleasure. Thank you, Shwetank.